Hello friends, myself Dr. Ankita Gupta, Assistant Professor in Economics, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा। अब आज हम हमारे इस टॉपिक में देखेंगे कि जो बीए पार्ट सेकेंड ईयर में मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी में हम इसके उद्देश्य और लक्ष्य और संकेतक हम तीन चीज़ों पे इस वीडियो में फोकस करेंगे। फिर जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम उसमें मॉनेटरी पॉलिसी का प्रसारण देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे वर्क करती है। अब सबसे पहले इसमें देखेंगे हम किसी भी देश के लिए मौद्रिक नीति उसकी आर्थिक नीति का हृदय मानी जाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी में हम देखते हैं आरबीआई रिजर्व बैंक के कार्य हम इसमें देखते हैं। इस अध्याय में मौद्रिक नीति के उद्देश्य, लक्ष्य, संकेत को उनको प्राप्त करने के विधियाँ या अस्त्र पर प्रकाश डाला जाएगा और मॉनेटरी पॉलिसी का क्रियान्वयन देखा जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले क्या होती है उसका अर्थ देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति, ब्याज व ऋण आदि को नियमित करने का प्रयास किया जाता है कि बाजार में हमें मुद्रा की पूर्ति कितनी रखनी है, कम ज़्यादा, क्योंकि उसी के ऊपर ब्याज की दर निर्भर करती है। तो ब्याज की दर के ऊपर ऋण का लेना और देना निर्भर करता है। तो सबसे पहले मेन फोकस इसमें आता है मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, जिससे ब्याज और ऋण कम निर्भर करते हैं। आजकल मौद्रिक नीति के स्थान पर मौद्रिक व साख नीति पर बल दिया जाने लगा है, क्योंकि मुद्रा व साख दोनों की मात्राएं उत्पादन व कीमतों को प्रभावित करती है। इसलिए मुद्रा व साख नीति के द्वारा इनकी मात्राओं को इस प्रकार से प्रभावित किया जाता है कि निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। इसके लिए केंद्रीय बैंक को विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने होते हैं, जैसे मुद्रा की पूर्ति, विस्तृत मुद्रा कृत में अर्थात M3 की वार्षिक वृद्धि दर कितनी हो, साख अथवा उधार की मात्रा कुल कितनी रखी जाए, उसकी लागत अथवा ब्याज की दर और अन्य शर्तें क्या हो, विभिन्न कुल कितनी रखी जाए, उसकी ब्याज की दर कितनी हो और अन्य शर्तें क्या हो, और विभिन्न क्षेत्रों को किस प्रकार कितना ऋण दिया जाए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हो गए जैसे कृषि, लघु उद्योग, सड़क परिवहन, चालक, खुदरा व्यापार, स्वरोजगार में संलग्न व्यक्ति व पेशेवर व्यक्ति आदि को बैंक अपने कुल उधार का कितना न्यूनतम अंश दे और किस ब्याज की दर पर दे, ये मुद्रा मॉनेटरी पॉलिसी में देखा जाता है। मुद्रा की पूर्ति, साख की पूर्ति, ब्याज की दर, साख की लागत आदि विषय शामिल होते हैं। साख नियोजन व साख आवंटन का साख की लागत अथवा ब्याज की दर आदि का महत्व बढ़ जाने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष में 2 बार अपनी साख नीति घोषित किया करता था। एक तो शुष्क मौसम अप्रैल से सितंबर तक के 6 माह की अवधि के लिए, और दूसरा व्यस्त मौसम के लिए 1 वर्ष के अक्टूबर से उससे अगले वर्ष तक के मार्च की 6 माह अवधि के लिए। अब हमें इसमें ये क्वेश्चन ध्यान देने योग्य है कि बैंक का शुष्क सीज़न कौन सा होता है और व्यस्त मौसम कौन सा होता है और कब से कब तक का होता है। अब कोषों की मांग कृषि के देश की तत्कालीन आर्थिक परिस्थिति, प्रचलित कीमत स्तर, विदेशी विनिमय, अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारतीय रिजर्व बैंक साख नीति की घोषणा किया करता था। अब वर्ष में 6 बार साख नीति की घोषणा की जाती है, मतलब हर 2 महीने में 1 बार मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा होती है और उसमें हर 2 महीने में चेंज कर देते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस घोषणा के साख नीति की घोषणा से स्पष्ट हो जाता है कि अमुक अवधि में मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि दर कितनी रखी जाएगी, अवधि के अंत तक मुद्रास्फीति की संभावित दर कितनी रहने की आशा है तथा उधार की राशि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए किस प्रकार रखी जाएगी। इस संबंध में ज़्यादातर दिशाएं निश्चित की जाती है और यथासंभव मात्राएं भी निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। अब मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है। इसमें सबसे पहला उद्देश्य एक तो मूल्य स्थिरता को बढ़ावा देना और उत्पादक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में बैंक कर्ज की उपलब्धता निश्चित करना। मूल्य और अन्य उद्देश्य इसके निम्न उद्देश्य: उत्पादन की अधिकतम संभाव्य स्थिति प्राप्त करना, विकास की उच्च दर को प्राप्त करना, मूल्य स्थिरता की स्थिति प्राप्त करना अथवा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना और आय व धन के वितरण की असमानता कम करने में मदद देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, भुगतान असंतुलन को कम करना। अब सबसे पहला उद्देश्य हम देखेंगे उत्पादन की अधिकतम संभाव्य स्थिति प्राप्त करना। इसके अंतर्गत हम जितना उत्पादन कर सकते हैं उतना उत्पादन किया जाना चाहिए। इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी ध्यान देती है कि इसके लिए ऋण की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए और मूल्य स्थिरता भी होना चाहिए। विकास की दर को ऊंचा करना इसकी दूसरा आवश्यकता है कि विकासशील देशों की सबसे पहली आवश्यकता विकास की गति को
तेज करना है माना जाता है। इसके लिए उत्पादन बढ़ाने से संबंधित सभी संभव उपाय करने होते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए आधारभूत ढांचे, कृषि उद्योग आदि के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करनी होती है। तो इनके लिए उचित समय पर, उचित मात्रा में, उचित ब्याज की दर पर साख की व्यवस्था करनी जरूरी होती है। इसके संभाव में उत्पादन में बाधा पहुंचती है। सरकार, व्यापारिक क्षेत्र, निर्यात आदि सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में साख प्रदान करने की व्यवस्था करनी होती है। थर्ड है मूल्य स्थिरता। मूल्य स्थिरता में देखेंगे इस पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है, क्योंकि इसके उद्देश्यों के प्राप्त हो जाने पर अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। कीमतों के बढ़ने से निर्धन वर्ग पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है और समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती है। इससे निर्यातों में भी कमी होने लगती है, जिससे भुगतान असंतुलन हो जाता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर सदैव इस उद्देश्य पर अधिक बल देते रहे हैं। फिर है आय व धन के वितरण की असमानता को कम करना, यह भी इसका एक उद्देश्य माना गया है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है, ताकि उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का सुअवसर मिल सके। हमारे देश में पूर्व में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धन परिवारों को बैंकों से कर्ज दिलाया गया था, ताकि वे अपनी आमदनी बढ़ाकर गरीबी की रेखा से ऊपर आ सके। आर्थिक असमानता कम करने में मौद्रिक नीति के साथ राजकोषीय नीति, कर नीति व सार्वजनिक व्यय नीति ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। फिर नेक्स्ट, रोजगार के अवसर बढ़ाना। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार साख की सुविधा बढ़ाकर विशेषतया कृषि, लघु उद्योग, खुदरा व्यापार आदि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाते हैं। फिर भुगतान असंतुलन को कम करना। जो व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा होता है, उससे भुगतान का घाटा भी कम होता है। इस घाटे को कम करने के लिए निर्यातों को बढ़ाना आवश्यक होता है। निर्यात बढ़ाने के लिए एक देश में अन्य देशों की तुलना में मुद्रास्फीति की दर का नीचा रहना आवश्यक होता है, तभी उसकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ने से निर्यात संवर्धन में सहूलियत होती है। इस प्रकार मौद्रिक नीति अधिकतम संभाव्य उत्पादन करने, विकास की दर को तेज करने, मूल्य स्थिरता की स्थिति को प्राप्त करने, आर्थिक असमानता को कम करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा भुगतान असंतुलन को कम करने में अपना योगदान देती है। लेकिन अधिकांश मौद्रिक विशेषज्ञों के द्वारा मूल्य स्थिरता इसका सर्वोपरि लक्ष्य माना गया है, इसलिए इसे मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने में विशेष रूप से प्रयुक्त किया जाता है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने कहा, उचित साख नीति के माध्यम से विकास को प्रोत्साहन देकर विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की योजनाओं की प्राथमिकताओं के अनुसार आगे बढ़ाकर सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को साख की लागत, मात्रा व दिशा के माध्यम से सहारा देकर मौद्रिक नीति योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति में इन विभिन्न प्रभावशाली उपायों के जरिए अपना योगदान देती है। लेकिन मौद्रिक नीति अन्य उद्देश्यों की बनिस्बत कीमत स्थिरता के उद्देश्य की प्राप्ति में अपना अधिक योगदान देती है। तो उन्होंने एक तरह से इन 4-5 लाइनों में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को पूरी तरह समझा दिया। अब मौद्रिक नीति के लक्ष्य क्या हैं? इसमें लक्ष्यों में मतलब कि इसके टारगेट्स क्या हैं, इसको क्या करना चाहिए। मौद्रिक नीति का काम है सबसे पहले मुद्रा की पूर्ति को कंट्रोल करना। मुद्रा की पूर्ति के संदर्भ में M1, M3 व रिजर्व मुद्रा आदि का विवेचन किया है। प्राय मौद्रिक व साख नीति में M3 की वार्षिक वृद्धि दर को अमुक राशि तक सीमित करने पर बल दिया जाता है, लेकिन कुछ मौद्रिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा अर्थात रिजर्व मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने पर विशेष जोर देना चाहिए, क्योंकि ये मुद्रा गुणक से मिलकर मुद्रा की पूर्ति M1 या M3 को निर्धारित करती है। रिजर्व मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा की पूर्ति मुद्रा गुणक के अनुपात में बढ़ जाती है। जैसे M3 इक्वल्स टू होती है M3H मल्टीप्लाई H। M3 विस्तृत अर्थ में मुद्रा की पूर्ति है और M3 मुद्रा मनी मल्टीप्लायर है और H है रिजर्व मुद्रा। तो मुद्रा की पूर्ति जो होती है वो मनी मल्टीप्लायर और रिजर्व मुद्रा के रेशियो से बढ़ती है, और इसके बढ़ने से सरकार के बजट घाटे की जो क्योंकि इसका काफ़ी प्रभाव रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार को दिए गए शुद्ध कर्ज पर पड़ा है, जो सरकार के बजट घाटे की पूर्ति के लिए दिया जाता रहा है। अब रिजर्व बैंक मुद्रा व उसके मार्फत मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने में विदेशी करेंसी भंडारों की मुद्रा का भी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि विदेशी करेंसी के रिजर्व बढ़ने से देश में उसके अनुरूप मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी पड़ती है। पहले जो दबाव मुद्रा की पूर्ति पर रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार को शुद्ध कर्ज देने से पड़ता था, वही विदेशी करेंसी के भंडारों के बढ़ने से बढ़ता है, जिसे कम करने के लिए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने की विधि पर जोर दिया जाता है।
इससे मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अब बैंक साख को सीमित करने पर जोर दिया जा सकता है। मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि बैंक साख की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बैंक साख को कंट्रोल करके मुद्रास्फीति पर कंट्रोल किया जाता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से ही हो पाता है। फिर है ब्याज दर। ब्याज की दरों में भी बहुत पेचीदा स्थिति होती है, लेकिन मौद्रिक नीति में ब्याज की दर का केंद्रीय स्थान है। ब्याज की दर का बचत पर प्रभाव पड़ता है। कीन्स के अनुसार मनी सप्लाई बढ़ने से ब्याज की दर घटती है, जिससे निवेश बढ़ता है और उत्पादन व आमदनी पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ब्याज की दर के संबंध में निर्णय लेने से मौद्रिक नीति प्रभावित होती है। ब्याज की मौद्रिक दर व मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर के आधार पर ब्याज की वास्तविक दर निकाली जाती है। अब हम देखेंगे मौद्रिक नीति के संकेतक क्या हैं। मौद्रिक नीति के संकेतक सूरज वी गुप्ता ने मौद्रिक नीति के 4 संकेतक बताए हैं। पहला है उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा, जिसको हम बोलते हैं एच। सेकंड है मनी सप्लाई। थर्ड है बैंक साख एवं फोर्थ है ब्याज की दरें। इन संकेतकों के आधार पर ही हम मौद्रिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त संकेतकों में ब्याज की दर सबसे कमजोर संकेतक, उसके बाद उत्तमता की दृष्टि से स्थान आता है बैंक साख का। मुद्रा की पूर्ति का उससे बेहतर और उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा को इन सब में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्याज की दर को सबसे कमजोर संकेतक इसलिए माना गया है कि इस पर गैर नीति तत्वों का ज़्यादा असर पड़ता है और मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तनों का प्रभाव ब्याज की दरों पर कई बार विलंबों और अंतरालों के बाद पाया जाता है। इसलिए मौद्रिक नीति के संकेतकों में एच उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा को बेहतर मौद्रिक संकेतक माना जाता है। जो हमने देखा है ये मनी मल्टीप्लायर के साथ मिलकर मुद्रा की पूर्ति, जिसको बोलते हैं M3, पर सक्रिय प्रभाव डालता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मौद्रिक नीति का प्रसारण तत्व मतलब मौद्रिक नीति कैसे क्रियान्वित होती है, कैसे इसका काम चलता है, इसके अस्त्र क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।